हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स, बंध प्राचार। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, बॉन्ड पैरामीटर्स मीन्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर रेफर टू द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझे बच्चों कि ऐसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ और उसकी स्टेबिलिटी को रेफर करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स। और यही मैंने लिखा है कि द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर रेफर टू दी, ठीक है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। समझे बच्चों, ऐसे विशिष्ट गुण जो सहसंयोजी बंध के स्थायित्व और सामर्थ्य कि वो कितनी पावरफुल है, कितनी शक्ति वाला है, वो प्रस्तुत करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, बॉन्ड पैरामीटर्स। समझ गए ना। अब ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं ये 4 होते हैं। एक है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, और बॉन्ड एंगल, बंध कोण। अब हम इन चारों को अलग अलग जो है समझते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, फर्स्ट पैरामीटर लेते हैं और वो है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, डी। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वन न्यूक्लियस टू अनदर न्यूक्लियस इन 2 बॉन्डेड एटम्स। समझ गए बच्चों कि अगर 2 एटम्स बॉन्डेड हैं तो उनके एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक के बीच का डिस्टेंस ही क्या है, बॉन्ड लेंथ। या हम और इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। इस तरह से भी ले सकते हैं कि 2 एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, तो एक न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर दूसरे न्यूक्लियस के सेंटर तक का जो ये डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। समझ गए बच्चों कि परस्पर जुड़े 2 परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, बंध लंबाई। तो इस तरह से ये मान लिया जाए, पहला 2 इसमें अलग अलग लेंथ होंगी। अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, समपरमाणविक अणु है, अर्थात उसके दोनों एटम्स जो है वो सेम है, इस तरह से जैसे AA मतलब जैसे H2Cl2 Br2I2O2, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है DAA, ये दोनों की, ये जो दोनों एटम्स हैं इनकी कोवैलेंट रेडियस के सम के बराबर होगी। और दिख भी रहा है ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, कोवैलेंट रेडियस। तो इस कोवैलेंट रेडियस और इस कोवैलेंट रेडियस का सम कर दें तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से DAA = 2RA, या हम कहें कि दोनों एटम्स की जो आपने देखा है क्या, कोवैलेंट रेडियस, उनका सम कर दें, जहां RA है कोवैलेंट रेडियस ऑफ A। समझ गए बच्चों, ये है A की सहसंयोजी त्रिज्या। इस तरह से जैसे मैंने कहा कि DCC क्या होगा, तो हम लिखेंगे RC प्लस क्या, RC, क्योंकि RC की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो हम लिखेंगे 0.77 प्लस 0.77 और ये क्या, एंगस्ट्रॉम, तो ये आएगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से Cl2 हो, चाहे O2 है, चाहे N2 हो, F2 हो, उसमें अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो उनकी कोवैलेंट रेडियस का सम कर दें, वही उनकी क्या हो जाएगी, एक बॉन्ड लेंथ। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, मींस दोनों एटम जो हैं वो अलग अलग हों, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, तब आपको जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, विषम परमाणविक अणु, जैसे कि A और B से बना है, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, उसका फॉर्मूला फिर लगता है RA + RB - 0.09
XB। अब यहाँ बता दूं ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो बॉन्ड जो है उसमें क्या आ जाएगी, पोलर नेचर आ जाएगा। पोलर नेचर आने से प्लस माइनस में एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन लगता है, उस अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड लेंथ है ना थोड़ा सा डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं। तो वो कितना पास आ गए वो इस डिफरेंस से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए इनमें जो बॉन्ड लेंथ होगी वो दोनों की रेडियस के सम से इतना कम हो जाएगी। ये है, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण डिस्टेंस जो कम हो रही है न्यूक्लियस के बीच की वो वैल्यू। जैसे कि हम, ये है H जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 और XCl ये है 3.0, मतलब ये है हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता और ये है क्लोरीन की। ये उनकी सहसंयोजी त्रिज्याएं हैं, कोवैलेंट रेडियस। हम इसमें वैल्यू रखें HCl के लिए तो हम लिखेंगे DHCl तो Cl प्लस H माइनस 0.09 XCl माइनस XH। यहाँ पर कुछ मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू रखनी है, यहाँ लो। इसको सॉल्व किया तो ये आया 1.279 एंगस्ट्रॉम, जबकि एक्चुअल में अगर हम ये नहीं लेते, इतनी वैल्यू अट्रैक्शन नहीं होता तो ये आती 1.36। तो कितना डिक्रीज हो गई न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसमें से अगर हम ये वैल्यू माइनस कर दें मतलब 0.081, इतनी डिस्टेंस क्या हो गई प्लस माइनस, मतलब HCl में जो पोलर नेचर है ये है माइनस और ये है प्लस, तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कितना है 0.081 यूनिट का, जो कि इनकी डिस्टेंस को कम कर रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस को कम करने वाला अट्रैक्शन। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये था बॉन्ड लेंथ होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ के फैक्टर ऑफ फैक्टिंग, मतलब बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसकी स्ट्रेंथ या इसकी लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। तो फैक्टर ऑफ फैक्टिंग ऑन बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो इस तरह से याद रखते हैं। पहला है साइज ऑफ एटम, परमाणु आकार। तो सीधा सा है बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज का एटम होगा उतनी बड़ी उसकी रेडियस होगी, कोवैलेंट रेडियस बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। समझ गए बच्चों कि बंध लंबाई परमाणु आकार के समानुपाती है। मतलब बड़ा आकार हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी जब साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऐसे। तो इस तरह से जैसे F2Cl2Br2 से I2 तक चले, बॉन्ड लेंथ लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे ही CF, CCl, CBr, Ci या HF, HCl, HBr और यहाँ क्या आ जाएगा HI। तो इस तरह से इनकी बॉन्ड लेंथ का ये क्या होगा ऑर्डर, F2Cl2Br2 I2 FClBr I HF HCl HBr HI। ये है बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इनकी रेडियस बढ़ेगी। दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऋण विद्युताओं का अंतर। तो अभी आपने देखा था कि DAB इक्वल टू था RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू मतलब सीधा सा है कि DAB डिक्रीज होगा जब XA माइनस XB क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा जो बॉन्ड होगा पोलर नेचर का होगा, उसमें आयनिक नेचर आएगा और उतना ज्यादा उन आयंस के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, जिससे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। समझ गए बच्चों की बंध लंबाई ऋण विद्युताओं के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब सीधा सा है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा En। इसका मतलब है कि En बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, जैसे CH, NH, OH और FH। हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, हाइड्रोजन की है 2.1। तो यहाँ का डिफरेंस निकाल के देख लो आप, NH में होती है 3.1 और माइनस 2.1। यहाँ का डिफरेंस देखो यहाँ का, तो ये डिफरेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ लगातार क्या होती जाएगी, डिक्रीज होगी। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है कि आयनिक नेचर तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी या बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर मीन्स होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। तो उन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं उसे हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा
तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उस क्लाउड की ओर और उनके न्यूक्लियस की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होगी। तो इस तरह से C सिंगल बॉन्ड C, उससे कम डबल बॉन्ड, उससे कम C ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से इसी प्रकार CN, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का, सॉरी ये क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो यहां तक बात समझ गए आप, पहले इनको नोट करें। अब देखो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रेजोनेंस, अनुमान। तो देखो जब रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के कारण डिफर होते हैं, उनमें एटॉमिक पोजीशन चेंज नहीं होती। तो ऐसा होने से जब इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस करते हैं मॉलिक्यूल में, तो जो बॉन्ड लेंथ आती है ना वो एक्चुअल में वो एवरेज वैल्यू आती है, मतलब एक्चुअल बॉन्ड लेंथ नहीं आती, बल्कि जितने भी बॉन्ड्स थे उनकी बॉन्ड लेंथ की एवरेज वैल्यू होती है। और यही मैंने लिखा है कि ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ ड्यू टू एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, उसमें बॉन्ड ऑर्डर एक एवरेज उसका हो जाता है ऑर्डर का, मतलब अनुनाद के कारण बंध लंबाई का औसत मान प्राप्त होता है, क्योंकि बंध क्रम औसत मान का होता है। इसको इस तरह से निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपने बनाए हैं उनमें टू एटम्स के बीच में कितने बार बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब कितनी बार बॉन्ड चेंज हो रहे हैं वो लें, और टोटल जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी कौन से, जो स्टेबल है, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, उनको लें, डिवाइड करें तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से बॉन्ड लेंथ आती है। जैसे बेंजीन के दो स्ट्रक्चर है जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, कैकुले स्ट्रक्चर, तो इन स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी एक C और C के बीच में बॉन्ड ले लें, यहाँ और यहाँ, तो एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो एक बार सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो कुल मिलाकर टू एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स चेंज हो रहे हैं और दो ही स्ट्रक्चर है जो स्टेबल है, तो ये है, तो ये आ गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, जो कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के एक एवरेज वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की एवरेज वैल्यू के बराबर होगी, और ये होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से मतलब ना तो ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है ना सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर जो है रेजोनेंस में बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर बॉन्ड लेंथ आती है। तो इस तरह से मैंने कुछ फैक्टर्स बताए जो कि बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं, तो आप इन्हें नोट करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे बॉन्ड एनर्जी। ओके।